नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालय में जो आपका माइनर पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE3HIN, उसे संबंधित 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है। तो जो शासकीय पत्र होता है, जिसको सरकारी पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमेशा एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है। तो पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जब सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर किसी मामले को निपटाना चाहते हैं तो आपस में जो है अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा पत्राचार करते हैं। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो है हमेशा उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पत्र की भाषा शैली संक्षिप्त और औपचारिक होती है। संक्षिप्त और औपचारिक किस पत्र की भाषा शैली होती है। तो शासकीय पत्र की जो भाषा शैली होती है, जिसको सरकारी पत्र के नाम से भी जाना जाता है, संक्षिप्त और औपचारिक होती है। तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शासकीय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शासकीय पत्र में संबोधन के लिए हमेशा जो है महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए अर्ध शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पत्र में विषय और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। विषय और संबोधन का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो कार्यालय आदेश में विषय और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आवेदन पत्र लिखा जाता है। आवेदन पत्र किस लिए लिखा जाता है। तो आवेदन पत्र हमेशा निवेदन करने के लिए लिखा जाता है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में वर्जित है। अर्ध सरकारी पत्र में किस शब्द का प्रयोग वर्जित है। तो अर्ध सरकारी पत्र में सेवा में या प्रेषक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पत्र को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में किस पत्र को लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र को लिखा जाता है, जिसको सरकारी पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय आदेश का स्वरूप कैसा होता है। तो कार्यालय आदेश का जो स्वरूप होता है वो आदेशात्मक होता है। उसके माध्यम से कर्मियों को आदेश दिया जाता है। तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रिय श्री महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। 13 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय आदेश होता है। कार्यालय आदेश कैसा होता है आपसे पूछा गया है। तो कार्यालय आदेश हमेशा एक आयामी होता है। कार्यालय के शीर्ष पर जो अधिकारी बैठा होता है उसके द्वारा कार्यालय आदेश नीचे के अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। तो 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पत्र का समापन सादर व ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द के साथ होता है। तो आदर सूचक शब्दों के साथ जिस पत्र का समापन होता है उसको अर्ध सरकारी पत्र के नाम से जाना जाता है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। तो कार्यालय के उच्च अधिकारी के द्वारा हमेशा कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है। अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पत्रों को अंतिम रूप देने से पहले जो उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसी को प्रारूपण के नाम से जाना जाता है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रारूपण की है। इसमें से कौन सी विशेषता प्रारूपण की है। तो प्रारूपण जो होता है वो औपचारिक होता है, संक्षिप्त होता है, इसमें अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों विशेषताएं जो है प्रारूपण की ही हैं। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि टिप्पणी या टिप्पण लिखने का संबंध किससे होता है। तो टिप्पणी या टिप्पण लिखने का संबंध जो है कार्यालयिक कार्यप्रणाली से होता है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। प्रारूपण को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारूपण को जो है आलेखन भी कहा जाता है, मसविदा भी कहा जाता है, प्रलेखन भी कहा जाता है। 25वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। टिप्पणी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है। तो टिप्पणी को अंग्रेजी में जो है नोटिंग के नाम से जाना जाता है। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण का अर्थ होता है। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा कर देना। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रिसाइज के नाम से जाना जाता है। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण की विशेषता है। इसमें से कौन सी विशेषता संक्षेपण की है। तो संक्षेपण स्वतः पूर्ण रचना है। इसमें वाक्यों का संक्षेपीकरण किया जाता है। इसे पढ़ने के बाद मूल संदर्भ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाता है। ये तीनों विशेषताएं संक्षेपण की ही हैं। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण में मूल का कितना अंश होना चाहिए। संक्षेपण में मूल का कितना अंश होना चाहिए। तो 1/3 अंश होना चाहिए। यानी 100 शब्द का कोई लेख है तो अगर हम उसका संक्षेपण करते हैं तो उसको 33 शब्द में हमको संक्षेपण उसका करना होगा। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेपण में हमेशा उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है। पल्लवन का अर्थ क्या होता है। पल्लवन का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा गया है। पल्लवन का अर्थ होता है अर्थ का विस्तार। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पल्लवन को अंग्रेजी में जो है एप्लीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। पल्लवन का मूल भाव किस पुरुष में होना चाहिए। तो पल्लवन का जो मूल भाव होता है वो उत्तम पुरुष में होता है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लवन किसका विस्तृत रूप है। पल्लवन जो है किसका विस्तृत रूप है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पल्लवन जो है सूक्ति का विस्तृत रूप है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है प्रस्तुत करना या लिखना। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिवेदन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो बैठक का निर्बाध रूप से संपन्न होना, आम राय का उल्लेख होना, बहस के मुद्दों की चर्चा, इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लवन के लिए क्या आवश्यक है। पल्लवन के लिए क्या आवश्यक है, तो पल्लवन के लिए मूल कथन का विस्तार आवश्यक है, कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है, इसमें मूल सामग्री का रहना भी अनिवार्य होता है। ये तीनों चीजें पल्लवन के लिए आवश्यक होती हैं, तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए हमेशा अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी का वह रूप जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय हिंदी की है, तो कार्यालय हिंदी जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, अनुप्रयुक्तता भी उसकी विशेषता होती है, भाषिक विशिष्टता भी उसकी विशेषता होती है। तो 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी राज्य के सरकारी क्रियाकलापों के लिए सरकार या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं, तो सरकार या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को जो है राजभाषा के नाम से जाना जाता है। 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राजभाषा के लिए संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजभाषा के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन राजभाषा के संदर्भ में सत्य है, तो यह शासन द्वारा स्वीकृत भाषा होती है, संविधान अथवा विधायिका द्वारा शासकीय कार्य हेतु स्वीकृत भाषा होती है। ये दोनों कथन जो है राजभाषा के संदर्भ में सत्य हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संसद में हिंदी प्रयोग किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में हिंदी का प्रयोग किए जाने का प्रावधान है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को निम्नलिखित में से कौन सा स्तर प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा के स्तर प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य की राजभाषा को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियमन का संसद द्वारा अधिनियमन कब हुआ था। राजभाषा अधिनियम का संसद द्वारा अधिनियमन कब हुआ था, तो 1963 ईस्वी में हुआ था। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान ने किसे प्रदान किया है, तो संघ को प्रदान किया है। 85 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। इसमें वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं शामिल हुई हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 348 में प्रावधान किया गया है। 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का व्याकरण समान होता है। सामान्य हिंदी का मौखिक रूप
व्याकरण सम्मत नहीं होता है, सामान्य हिंदी का लिखित रूप व्याकरण सम्मत होता है, असत्य कथन पूछा गया है तो कोई भी कथन इसमें से असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ऊपर वाला जो प्रश्न था वो 35 नंबर नहीं 53 नंबर था, तो 54 नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? तो राजभाषा संसदीय समिति में कुल 30 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के विषय में सत्य है। कौन सा कथन जो है कार्यालय हिंदी के विषय में सत्य है? तो पारिभाषिक शब्दावली का अधिक प्रयोग, कर्मवाच्य का अधिक प्रयोग, शासन की कार्यप्रणाली का प्रयोग, ये तीनों जो है सत्य है कार्यालय हिंदी के संदर्भ में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? तो संसद के द्वारा राजभाषा संकल्प जो है 1968 ईस्वी में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन इसमें से सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया था, राजभाषा संकल्प जो है 1968 ईस्वी में आया था, तो सभी इसमें सुमेलित हैं। 57 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी का प्रयोग किया जाता है। 58 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन मानी जाती है? तो भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी को माना जाता है। 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को सामान्य शब्द के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है। जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी, उसे क्या कहते हैं? उसी को अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है। वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? तो वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। 63 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को जो है पारिभाषिक शब्द के नाम से जाना जाता है। 64 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है? तो पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनका अर्थ विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित होता है। शब्द जो होते हैं विषय के साथ संबंध होते हैं, परिभाषित होते हैं, तो तीनों विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की ही है। 56 का डी ऑप्शन 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विषयों, विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दिया गया है। 66 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है? तो पुनरुत्थानवादी, प्रयोगवादी, समन्वयवादी, ये तीनों जो है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संप्रदाय हैं। 67 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दों की है? पारिभाषिक शब्दों की विशेषता कौन सी है? तो उसका कृत्रिम निर्माण किया जाता है, यह असामान्य होते हैं, पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है। ये तीनों विशेषताएं जो है पारिभाषिक शब्दों की ही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है। इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का भेद है। तो इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं।
तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। तो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है। तो 70 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है, किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है? तो यह जो परिभाषा है वो डॉक्टर रघुवीर के द्वारा दिया गया है। 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा किया जाता है। 72 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस संप्रदाय का मानना है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लेना चाहिए। तो आदानवादी जो संप्रदाय है, जिसे अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसी का मानना है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है? तो अनुशासन जो है इसमें उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है, इसमें शासन में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एडहॉक का अर्थ क्या होता है? एडहॉक का अर्थ होता है तदर्थ। तो 75 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतर क्या है? तो ट्रस्टी को हिंदी में जो है न्यासी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। 77 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर DS कोठारी है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, डिफामेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिफामेशन को हिंदी में मानहानि के नाम से जाना जाता है। 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, किस संप्रदाय का मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत से किया जाना चाहिए? तो पुनरुत्थानवादी जो संप्रदाय है इसका मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत से किया जाना चाहिए। 80 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सृजन, ग्रहण, संचयन एवं अनुकूलन सभी आवश्यक हैं। डी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, विधिक शब्दावली का संबंध है, विधिक शब्दावली का संबंध किससे है? तो न्याय व्यवस्था से है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपसे पूछा गया है? तो हमें अत्यंत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए। उसमें ध्वनि का हेर फेर हमारी भाषा के अनुसार होना चाहिए। नए शब्द हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं के व्याकरण के अनुसार होने चाहिए। तो ये तीनों जो है आवश्यक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 84 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन है? तो कार्यालय हिंदी में सेवा व्यवधान, निवेश अधिकारी, स्वीकृति, इन सब का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता होता है निश्चित अर्थ का होना। तो सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्द है? तो परित्याग, कार्यालय, अनुदान, ये सभी जो है पारिभाषिक शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है? तो राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार कार्यालय हिंदी का उद्देश्य होता है। 87 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 88 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है,
पारिभाषिक शब्दावली की ये तीनों विशेषताएं हैं। विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ की सुनिश्चितता, मूल या रूढ़ होना, ये तीनों विशेषताएं पारिभाषिक शब्दावली की ही हैं। तो 89 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? कार्यालय हिंदी का इसमें से कौन सा उद्देश्य है? तो बहुसंख्यक वर्ग तक शासन के नीतियों को सहज रूप में पहुंचाना, सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, शासन और जनता के बीच संबंध स्थापित करना, ये तीनों उद्देश्य जो है कार्यालय हिंदी के होते हैं। 90 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? तो ग्राम पंचायत, आकाशवाणी, घोषणा पत्र, ये तीनों जो शब्द हैं इस समास प्रक्रिया से ही निर्मित हुए हैं। 91 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न है, अर्ध पारिभाषिक शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द जो होता है वो अर्ध पारिभाषिक शब्द है? जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष समाहित नहीं होता, या ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, या यह शब्द सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो शब्द होता है उस सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं और इसको अर्ध पारिभाषिक शब्द के नाम से जाना जाता है। तो 92 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? तो अधिकार, प्रबल, अनुबंध, ये तीनों जो है उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? तो जिलाधिकारी, कुलाधिपति, अभ्यावेदन, ये तीनों जो है संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 95 नंबर प्रश्न है, अलाटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? तो अलाटमेंट का हिंदी अर्थ होता है आवंटन। ये ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी है तो कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी को ही कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, एलावांश का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो एलावांश का हिंदी अर्थ होता है भत्ता। ये ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारत में हिंदी किस वर्ग में है? तो राजभाषा के वर्ग में है। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच सूचना के आदान प्रदान एवं पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? तो 101 का आपका जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन कार्यालय ज्ञाप कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, किसका अनुपालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है? तो कार्यालय आदेश का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। 102 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाएं तथा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि से संबंधित सूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है क्या कहलाती है? तो उसको अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। 103 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है तो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। 104 का ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, किस पत्र में प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों का कोई स्थान नहीं होता है? तो सरकारी पत्र में प्रेषक अधिकारी जो होता है उसके निजी विचारों का कोई स्थान जो है नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका 105वें का सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश होता है तो कार्यालय आदेश औपचारिक होता है। 106 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, किसमें संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो संबोधन और अधोलेखन का प्रयोग जो है अधिसूचना में नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 107वें का सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, कार्यालय ज्ञाप में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय ज्ञाप में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। 108वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
109 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र होती है, तो अर्ध सरकारी पत्र जो है अनौपचारिक होती है। बी ऑप्शन आपका 109 का सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में क्या सत्य है, तो कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में क्या सत्य है आपसे पूछा गया है। संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं होता है, यह सूचनात्मक होता है, इसके प्रथम अनुच्छेद में क्रम संख्या नहीं लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में ये तीनों कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 111 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना किस पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो अधिसूचना जो है अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपका 111 का सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, शासन द्वारा जन सामान्य तक सीधे सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। 112 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना के संदर्भ में क्या सत्य है, अधिसूचना के संदर्भ में क्या सत्य है, तो यह सूचनार्थ होता है, एक आयामी होता है, इसमें काट छांट नहीं की जा सकती। अधिसूचना के संदर्भ में तीनों कथन जो है सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, विज्ञापन का उद्देश्य होता है नए ग्राहकों को जोड़ना तथा पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाना। सी ऑप्शन आपका 114 का सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए तथा ठेकेदारों को आमंत्रित करने के लिए जारी की जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं, तो जारी की जाने वाली सूचना जो होती है उसको निविदा के नाम से जाना जाता है। 115 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकल्प के बारे में सत्य क्या है, संकल्प के बारे में सत्य क्या है, तो इसे सरकार की ओर से जारी किया जाता है, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, इसमें सरकारी नीतियों एवं निर्णयों की घोषणा की जाती है। संकल्प के बारे में तीनों सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 117 नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में सत्य है, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में क्या सत्य है, यह औपचारिक होता है, समाचार पत्र की ओर से इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, इसे नियत तारीख को ही प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति के बारे में तीनों जो है सत्य हैं। डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 118 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है, तो अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा होती है वो मित्रतापूर्ण होती है। सी ऑप्शन आपका 118 का सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिसूचना के अंतर्गत सम्मिलित है, अधिसूचना के अंतर्गत वेतन वृद्धि, अधिनियमन, स्थानांतरण सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 120 नंबर प्रश्न है, निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो निविदा को अंग्रेजी में टेंडर के नाम से जाना जाता है। 120 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।